बैकेंड स्वागत है सभी लोगों का। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज 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 एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे अपने साथ में, ताकि हमारी ये क्लास शानदार हो सके। और देखो, जब आप कॉपी और पेन लेके बैठते हो ना, तब आपकी दिमाग जो है चलना चालू कर देता है, आप जो है थिंकिंग करना चालू कर देते हो, और पेन जहां पे आपका चलता है वहां आपके मेमोरी स्टोर होती रहती है। तो प्लीज अपने साथ एक पेन लेके बैठो और एक कॉपी लेके बैठो। बैठ गए? चलो बढ़िया है। नहीं बैठे बेटा, वीडियो को पॉज करो और लेकर आओ। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। अभी नई नई क्लास 11th खत्म हुई है। सर हमारी क्लास 11th बहुत खराब है सर, मैं फेल होते होते बच गया हूँ। या बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सही भी गया है, जिनका सही है ओके बात है, अच्छी बात है। आपको यही चीज़ अपनी 12th में भी करनी है, बिकॉज 12th में रह गए तो बेटा दिक्कत हो सकती है। तो अभी फिजिक्स में देखो हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर यहाँ पे हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आखिर चल क्या रहा है भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो कभी आपने सारा बचपन में वो हरकत सबने करी होगी, अरे छी बड़ी गंदी हरकत होती है। अपनी कंघी को लिया, कंघी ऐसे ऐसे करा, ये पेपर को ऐसे कर रहे हैं, अरे वो जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं वो उड़ने लगते हैं। ठीक है, मैंने नहीं करी होगी, तुमने नहीं करी, तुम जल्दी बच्चे हो भाई। देखो अगर मेरे पास एक स्केल है, उसको मैं अपने सर पे रगड़ता हूँ और इसे कागज के टुकड़े उठाता हूँ तो ये अपने आप उड़ जाते हैं। कैसे? जब मैं छोटा बच्चा था मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी भाई, आई डोंट केयर। बट ये क्यों होता है, कैसे होता है, और सर क्या हम इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं? सर स्केल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैसे होता है? नहीं बेटा नहीं। ये जो हमारे घर में बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, जो तुम अपने फोन से वीडियो देख रहे हो, सब चीज इसी पे काम कर रही है, एक चार्ज के ऊपर। सर चार्ज है क्या? अभी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, 2 मिनट रुको। इसमें पढ़ेंगे हम चार्ज रुके हुए पे, कि चार्ज रुकता कैसा है, चार्ज करता क्या है, उसके आसपास की हलचल कैसे होती है। फिर हमारा आएगा अगला चैप्टर इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं बोलूंगा कि आप इसको एक चैप्टर नहीं, इसको 2 चैप्टर समझो। इसके अंदर पोटेंशियल एक अलग चीज है और कैपेसिटेंस एक अलग चीज है। पोटेंशियल एक अलग चैप्टर है, कैपेसिटेंस एक अलग चैप्टर है। इसके अंदर समझेंगे कि अगर एक मेरे पास चार्ज है यहाँ पे, अभी सर हमें पता नहीं है चार्ज क्या होता है, कोई बात नहीं बेटा, ये मान लो चार्ज है, तो ये अपने आसपास एक एनर्जी पैदा करता है, एक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ताकत है भाई, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये इसे मार देगा। तो इसके अंदर कितना दम है, कैसी पावर है, वो हमें पता चलेगा इसके पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल की पढ़ाई से। ये 2 चैप्टर के बाद एक तीसरा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक चैप्टर आता है वो जो आपको मतलब असली फिजिक्स का एहसास दिखाएगा, वो समझाएगा कि भाई फिजिक्स होती क्या है। द रियल कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर, बिकॉज उसके अंदर आप सर्किट बनाना सीखोगे, आप करंट के बारे में सीखोगे, और आप ये भी जानोगे कि करंट कैसे बहता है, करंट कैसे निकलता है, और करंट कैसे काम करता है, और कुछ एफिशिएंट तरीका वगैरह। और मैं तो कहूँ तुम फिजिक्स इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि भाई तुम्हें यही सब जानना है। छोटी सी बात बता रहा हूँ, लिखेंगे कम, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करने वाले हैं। तो चार्ज यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। अब ये दोनों जो है दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सर कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो भी एक बार मैं समझा दूं, हमारी केमिस्ट्री थोड़ी खराब है। देखो हमारे पास एक एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया है ये अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा, और ये जो एटम बचा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ये मतलब अभी थोड़ा आपको रफ समझ आया होगा, तो ऐसे आप जान सकते हो कि अगर वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज कहीं जाता नहीं है, वो एटम के अंदर ही रहता है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज कहीं जाता नहीं है, वो एटम के अंदर ही रहता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा मूव कर सकता है। करंट में भी यही होता है, ये हम बाद में जानेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लो, एक हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव। सर चार्ज होते हैं, सर क्या और क्या जानना है इसके बारे में? और इसके बारे में जानना है कि एक दूसरे पे फोर्स भी लगाते हैं। ये फोर्स 2 तरह की होती है, फोर्स पल्सिव। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स जो कि हमारे अपोजिट चार्ज में रखती है, अपोजिट सुना है ना, अपोजिट थिंग्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ओए होए। एक होता है अपोजिट चीज अट्रैक्ट करेंगी और सेम। अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव है, थोड़ा कर लेते हैं थोड़ा, अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव है और यहाँ पे एक और पॉजिटिव है, तो इसको दूर भगाएगा, अबे हट। ये ऐसे होंगे, ये अगर तुम इनको पास लाओगे तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रख दूं तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। सेम एज आपने मैग्नेट में देखा होगा, अगर मैं मैग्नेट को एक साथ रखता हूं तो वो पास आते हैं, कभी कभार वो दूर भी जाते हैं। सर वो क्या है बेटा, वो आगे के चैप्टर का है, अभी हम मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ रहे, आपका एक पूरा अलग से चैप्टर है मैग्नेटिज्म। फिलहाल हम बात करने वाले हैं चार्जेस के बारे में। तो आपको पता लगा कि चार्ज होता क्या है, और अभी आपने इतना पढ़ लिया। अब हमको यहाँ पे 1-2 चीजें और जाननी है चार्ज के बारे में। फोर्स आपको पता चल गया, अट्रैक्टिव होती है, अपोजिट रिपल्सिव होती है। अगर सेम होंगे, अगर प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे को भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहीं पे अगर प्लस और माइनस एक साथ रखे होते तो एक दूसरे को ये पास बुलाएंगे। ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट,
ठीक है ठीक है ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना। और देखो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्ज की, ये प्रॉपर्टीज जरूरी है। मैं फिर से बोलूंगा, अपनी अगर आप कॉपी नहीं लिख रहे तो प्लीज कॉपी खोल के लिखें, पछताओगे बेटा, बहुत बुरा पछताओगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर चार्ज क्वांटाइजेशन मतलब, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज कभी भी जो है डायरेक्ट नहीं जाता। अगर मैं कह रहा हूं कि 1 कूलम चार्ज गया है तो वो 1 कूलम ही चार्ज गया है। अब चार्ज का पहले मतलब समझते हैं भाई, चार्ज है क्या। मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक एटम है, ठीक है ये एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव और न्यूक्लियस वगैरह है, ये इसके बारे में ऑर्बिट है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन गया, तो जो इलेक्ट्रॉन गया, मैंने भी आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन गया वो एक नेगेटिव चार्ज की तरह जाएगा और इसके पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव आएगा। तो ये जो पॉजिटिव आया है, ये जो नेगेटिव गया है, ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन गया, भाई आधा इलेक्ट्रॉन गया, अबे नहीं, जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, वरना तो 2 जाएंगे, वरना तो 3 जाएंगे। और यहां पे बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बताओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये नेगेटिव साइन है कि ये चार्ज नेगेटिव है, अगर यहीं पे प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक है इतना समझ आया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी यूनिट है, ठीक है। तो और यहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर 3 गए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 4 गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कह रहा हूं कि जो रहेगा ना वो इसका मल्टीपल ही रहेगा। यहां पे ये नहीं हो सकता कि भाई आधा चार्ज गया है, भाई आधा इलेक्ट्रॉन गया है, ऐसा नहीं कर सकते आप। जाएगा तो वैसे ही जाएगा। तो कह रहा है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज रहेगा। हमें यहाँ पे एक नई बात सीखने को मिलती है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, वो डायरेक्ट नहीं जाता। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके फॉर्मूले की, तो Q = NE। इस फॉर्मूले को नोट करें कॉपी में प्लीज, इस फॉर्मूले को नोट करें, याद करें, छोटा सा फॉर्मूला, ज्यादा बड़ा नहीं है। Q का मतलब है यहाँ पे चार्ज, सर चार्ज। N का मतलब है नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर मार सकते हो, नेचुरल नंबर, ठीक है यार। N का मतलब आप सबको पता होगा। और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे छोटा ई बनाएंगे, छोटा ई इज फॉर यूज फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जो हमारा चार्ज होगा, जो हमारा चार्ज आएगा या जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। अरे ये तो बात यहाँ लिखी थी सेम। सर फॉर्मूला समझ में आया क्या। मैं कह रहा हूं कि जो चार्ज है, जो भी हमारा चार्ज जो आ रहा था कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, वो किसी नंबर का मल्टीपल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जिन बच्चों को नहीं पता ये ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारे पास ई की वैल्यू होती है। ई की वैल्यू इसके अंदर रखी, एन का मल्टीपल आ गया, बस। अरे यही तो फॉर्मूला है। अब वो हमसे कहेगा कि मान लो फ्रेंड चीज है, अब मान लो कहेगा कि हमारे पास 5 कूलम चार्ज है, क्योंकि वैल्यू आ गई हमारे पास 5 कूलम चार्ज हमने आ गया है, और बताओ कि फिर उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे। अगर एक तार से 5 कूलम का चार्ज आया है, या मैंने एक जगह से 5 कूलम उठा के रखा है, तो बताओ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन बनकर आएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से आप बड़े आराम से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे करिए आपके पास क्वेश्चन आएंगे। और ध्यान रखना, जब ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 19 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत एक बड़ा नंबर आएगा। इलेक्ट्रॉन जब बहुत बड़े अमाउंट पे जाएंगे तब 5 कूलम चार्ज बनेगा। तुम सोच रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये भी अपनी कॉपी में लिखे जल्दी से। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है, अगर मेरे पास एक यहाँ पे चार्ज है 1 कूलम और 2 कूलम, प्लस ये भी 2 कूलम। अब मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम है, सिस्टम सर एलवी यादव, नहीं बेटा, सिस्टम नहीं, मैं कह रहा हूं सिस्टम। यहाँ सिस्टम उस चीज को बोलते हैं जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मान लो मेरे पास ये एक टेबल है या फिर एक बॉक्स है, एक बॉक्स मान लो। अगर इस बॉक्स के अंदर 2 चार्जेस रखे हुए हैं, एक 1 कूलम का है, एक 2 कूलम का है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, इसके अंदर टोटल चार्ज होगा सर 3 कूलम का। सर क्या करा हमने, क्या करा, इन दोनों को जस्ट सिंपली ऐड करा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमें कहता है कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं तो हमें उनको एल्जेब्रिक, मतलब सिंपल जो अलजेब्रा से ऐड होता है वही अलजेब्रिक यहाँ पे एडिशन होगा। और मान लो यहाँ पे माइनस का होता तो हम क्या करते हैं, अभी आपने क्या करा, यहाँ पे प्लस का था तो हमने इनको ऐड कर दिया। अब ये माइनस का होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस का 2, प्लस माइनस -1, आंसर इज -1। सिंपल यहाँ पे एडिशन चलेगा चार्जेस के केस में। सर एडिटिविटी चार्जेस समझ आ गया, ओके। अब यहाँ पे एक तगड़ी चीज आती है जो कि आप 9th में ही पढ़कर आए हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप सबने पढ़ा होगा, चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, है ना।
कि अगर मेरे पास कोई एटम है, इसके अंदर से अलग इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मैं कहीं और जाकर अपना इलेक्ट्रॉन बना लूंगा। ये जो न्यूट्रल एटम है, मान लो ये एटम है मेरे पास, ठीक है, ठीक है, ये एटम है। अभी इस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये एकदम स्टिल है, जीरो चार्ज। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूं, भाई मैं इलेक्ट्रॉन बाहर ले गया, तो एक माइनस चार्ज इधर आ गया और एक प्लस चार्ज इधर आ गया। माइनस प्लस तभी बनेंगे जब कोई न्यूट्रल स्पीशीज में से प्लस एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा जादू 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 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा नहीं कर सकते। चार्ज कभी भी आप बना नहीं सकते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये जो चार्ज यहाँ पे आ गया ना, ये कभी भी अब खत्म नहीं होगा। यहाँ से ये चार्ज तभी खत्म होगा जब ये किसी पॉजिटिव के चार्ज से जाके मिल जाता है या किसी की वैलेंसी वगैरह पूरी कर देता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बेटा देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पे हमारे पास, कूलम्स लॉ। सब लोग हेडिंग डाले, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इसके अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, आप सबको पता है ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कैसी फोर्स लगाएंगे, जल्दी जल्दी बोलो। अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अट्रैक्टिव, थोड़ा सोच के बताओ। क्योंकि सर इनका साइन तो अलग अलग है, ये माइनस है, ये सर पॉजिटिव है। और मैं कह रहा हूँ कि जो फोर्स लगेगी, ये जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग है ना, इन पे ही लगेगी। यानी एक इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो r है। क्या सबको समझ आया? हमारे पास दो चार्जेस हैं, वो दूर दूर रखे हुए हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो रिपेल की फोर्स लगेगी, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 एंड Q2 की। सर Q1 एंड Q2 क्या है ये तो बताया नहीं। इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज 2 है। अभी मत लिखना, पूरा लिख जाएगा तो बाद में लिख लेना एंड में। अभी सिर्फ सुनते जाओ। ये जो दूर और ये जो फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी r स्क्वायर की। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये आपको बहुत जगह काम आएगा, जस्ट बिकॉज ये मतलब कहीं फिजिक्स में क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो है किसी के 1/r स्क्वायर व 1/ किसी भी चीज के स्क्वायर के नीचे प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी चीज के स्क्वायर के, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये चीज ज्यादा जानना जरूरी नहीं थी, आगे चैप्टर में काम आएगी, अभी नहीं काम आएगी। जो लोग कह रहे होंगे सर ये क्यों बताया, बेटा प्लान होता है सब कुछ। और जो फोर्स है ये एक और चीज पे डिपेंड कर रही है, हमारे के पे। फोर्स डिपेंड, ऐसे लिखना है, डिपेंड ऑन के। सर अभी के क्या है बेटा? देखो कभी भी ये जो के है ना, चले बेटा बाबू, ये के वो वाला के नहीं है, समझो। ये के जो है ना, ये हमारा एक कांस्टेंट है। सर ये कांस्टेंट है सर, ये चेंज भी तो होता होगा। एक कांस्टेंट है जो कि हमें मीडियम पे चेंज होता है। यानी अगर मैं पानी के अंदर इन चार्ज को डाल रहा हूँ तो फोर्स की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर मैं वैक्यूम के अंदर डाल रहा हूँ तो कुछ और आएगी, मैं ग्लू में रख रहा हूँ तो कुछ और आएगी। मतलब किसी भी मीडियम के चेंज होने पे ये फोर्स चेंज होती है। हमें क्या पता लगता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मीडियम के चेंज होने से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट है, हमें इतना पता चला है। अभी जिसको समझ नहीं आया, इतना याद रखो, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ फॉर वैक्यूम। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही आएगा, क्योंकि जो चार्जेस हैं आपके पानी में डुबा के नहीं रखे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर पानी के अंदर डुबा देते हैं, वहां पे के की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। अभी के लिए 9 × 10⁹ याद रखो, एग्जाम में ऐसे गिवन आता है, ये आपको न्यूमेरिकल करते करते याद हो जाएगा। और जब इन सभी का कंक्लूजन निकालते हैं कि फोर्स जो है वो Q1 पे डिपेंड करती है, Q2 पे डिपेंड करती है, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है और k के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जब हम इन चीजों को मिला देते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर आता है, F = K Q1 Q2/r²। यही है आपका कूलम्स लॉ। ठीक है। अगर आपको दो चार्जेस दे रखे हैं, उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। सर क्या सारे फोर्स निकल जाएगी? सर क्या सबकी फोर्स निकल जाएगी? सर फोर्स निकाल दो सर हमारे बीच भी। सर मैं और मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, उनके बीच के मेरे को फोर्स निकालनी है। सर कितने चार्ज में हमें फोर्स निकलेगी? सर प्लीज़ बता दो। तो बेटा मैं बोलूँगा कि नहीं बेटा, आप कूलम्स लॉ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ एक्ट करता है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। पॉइंट चार्ज ओनली से सर क्या मतलब है? पॉइंट चार्ज का मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक कोई भी चीज़ है प्लस माइनस, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक बिंदु समान होनी चाहिए, यानी पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। अभी आपको बताता हूँ कि भाई पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखो कोई भी चीज़ फिजिक्स में, कोई भी चीज़ कैसे भी होती नहीं है। मतलब फिजिक्स में ये होता है, सब कुछ रिलेटिव पे चलता है। रिलेटिव सर वो वाले रिलेटिव क्या, जो हमें बार बार परेशान करते हैं, जो हमारा रिजल्ट पूछते हैं, जिनमें हमारा 11वीं का रिजल्ट, नहीं वो वाले रिलेटिव नहीं। 2 मिनट दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए आप और आपकी दोस्त खड़ी है, शर्मा गए, नहीं हम एक अर्थ पे खड़े हुए हैं, अर्थ पे 2 बंदे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं, पर क्या हम सही में रुके हुए हैं? नहीं। कोई तीसरा बंदा अगर चांद से देख रहा है तो वो दोनों चल रहे हैं इसके लिए चल रहे हैं, लेकिन आपस में रुके हैं। इस चीज को बोलते हैं रिलेटिव। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो ये आपस में रुके हुए हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखूं, ये बन के देखूं, तो वो दोनों चल रहे हैं। अगर आपकी 11वीं स्ट्रांग है, अगर आपने 11वीं में सही से पढ़ाई करी है, तो आपको ये पता होगा ये सारी चीजें, इट्स ए नॉर्मल थिंग।
तो अभी मैं बताता हूं कि भाई रिलेटिव पॉइंट चार्ज क्या होता है। जो कूलम्स लॉ है ना हमारा, जो हमारा कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज पे ही काम कर रहा है। तो अगर पॉइंट चार्ज होंगे, मान लीजिए ये बहुत बड़ी अर्थ है, ये कोई बहुत बड़ा चार्ज है, तो जब ये एक दूसरे के पॉइंट चार्ज होंगे यानी एक दूसरे को पॉइंट जैसा लगेंगे तभी ये कूलम्स लॉ वर्क करेगा। वरना अगर मान लो दो चार्जेस हैं वो एकदम क्लोज रखे हुए हैं तो कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सबको। अगर आप बड़े होंगे, बड़े कॉलेज में जाके पढ़ाई करेंगे तो ये चीज आपके काम आएगी। कहीं आप वहां पे जाके कूलम्स लॉ लगाना शुरू मत कर देना। तो ये चीज बताई जाती है। और आपके सामने यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को पहले हम ट्राई करते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो। कर लिया, आते हैं। तो यहाँ पे कहा इफ अ बॉडी गिव्स 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, कैलकुलेट द टाइम टू मेक इट 1 कूलम। यानी हमारे पास एक बॉडी है, उसके अंदर से हमें 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मिल रहे हैं। ठीक है, ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, ये हमें इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दे रही है, पर सेकंड। ठीक है, इसे पर बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले को यहाँ पे रिवाइज करिए। Q = NE। क्या हमें यहाँ पे चार्ज दे रखा है, हमें कितना बनाना है? हाँ भाई, हमें 1 कूलम चार्ज बनाना है। N की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें E की वैल्यू पता है 1.6। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसको याद कर लीजिए। 1.6 × 10 to the power -19 इतना चार्ज हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन का। N की वैल्यू हमें निकालनी है। जब आप इसे करोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में होते हैं। ठीक है, ये N की वैल्यू आई है यहाँ पे, यानी अगर 1 कूलम का चार्ज बनाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब बॉडी कितनी दे रही है? बॉडी हमें 1 सेकंड में, इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं जो मैं करने जा रहा हूं, 1 सेकंड में हमें 10 to the power -9 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सॉरी प्लस, इतने इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो कितने सेकंड में हमें इतने इलेक्ट्रॉन मिल जाए? ठीक है, कितने सेकंड्स में हमें इतने इलेक्ट्रॉन मिल जाए? तो यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए s सेकंड में हमें इतने इलेक्ट्रॉन मिल जाए। 9 × 1.6 × 10 to the power -19। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, एक बार इस क्वेश्चन को आप नेट पे देखना और खुद से भी ट्राई करना। 1.8 ईयर्स समझ लो, यानी 200 साल समझ लो, 200 ईयर इसका आंसर आता है। समझ रहे हो कैसे अप्रोच करा, क्या यूनिटरी मेथड लगाया, एस क्यू लिया, यहाँ पे कितने सेकंड्स में होगा। अगर ये सारी चीजें समझ आ गई बहुत बढ़िया, आपने Q = NE वाला समझ लिया कॉन्सेप्ट। आता है हमारे पास फोर्सेस का। हमने जो फोर्स का फॉर्मूला सीखा था, एक बार हम दोबारा लिख लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला K Q1/r²। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसे सवाल देगा हमें। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है और मान लीजिए दूसरा चार्ज है। हमें बोला है कि इसकी वजह से ये +3 है और मान लीजिए -2 है। ठीक है, ठीक है, और यहां पे एक और चार्ज रखा हुआ है, इस पे +3 है। तो क्या मतलब बोलेगा कि इस पे 1 2 3, तीसरा चार्ज, दूसरा चार्ज और पहला चार्ज। कहेगा कि तीसरे वाले पे हमें फोर्स निकाल के दिखाओ कि टोटल फोर्स कितनी है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले प्लस है, क्या ये प्लस है? क्या प्लस 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 आपस में क्या होंगे? हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस रिपेल होंगे। तो इस पे जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से, यहां से फोर्स मारेगा धक्का, इसको धक्का मारेगा, फोर्स यहां लगेगी। क्या ये माइनस है, क्या ये प्लस है? क्या फोर्स किधर की तरफ लगनी चाहिए? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, उधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ। समझ आया? ये समझ आया? ये अट्रैक्शन रिपल्शन जो अभी मैंने समझाया, क्यों समझाया था? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास काम आएगा ये एरो बनाने के लिए। यहां से हमने इस डायग्राम को ऐसे बनाया, यहाँ पे इसको ऐसे, ये फोर्स इस तरफ लगेगी इसकी डायरेक्शन में। क्या बताया था मैंने, जो लाइन बना के बताया था कि हमेशा लाइन पे लगेगी, जो इन दोनों के बीच में लाइन होगी, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, उसी पे लगेगी फोर्स। तो ये एरो ऐसे बन जाएंगे। तो इसकी फोर्स कहीं इसे इधर खींच रही होगी, इसकी फोर्स कहीं उसे इधर रिपेल कर रही होगी। बड़ी फोर्स कौन सी होगी? क्यों? डिस्टेंस सेम है। फोर्स का फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस r सेम है तो r को नहीं देखेंगे, चार्ज को देखेंगे। इन दोनों में से चार्ज कौन सा बड़ा है? एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये माइनस है, ये प्लस है। एक फोर्स इसकी यहां पे लगेगी, एक फोर्स यहां पे लगेगी। नेट फोर्स कहीं से आएगी। सर क्यों? सर बीच में से नहीं आनी चाहिए। नहीं, बीच में से तब आती जब ये दोनों चार्ज इक्वल होते हैं। फोर्स थोड़ी सी उधर शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपको वेक्टर्स आता है, वेक्टर्स 11th क्लास में पढ़ाते हैं, अगर ये दोनों वेक्टर बराबर है तो बीच में से रिजल्टेंट जाता है। ये वाला बड़ा है तो थोड़ा इधर चला जाता है, ये वाला ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा इधर चला जाता है। वैसे ये वाला जो है थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो हमारा इधर की तरफ फोर्स चली जाएगी। और सर वो फोर्स होगी कितनी, ये तो बताओ। सर ये तो बताओ फोर्स कितनी होगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने दिमाग से मानिए कि इसकी जो नेट फोर्स लग रही थी 3 कूलम की, वो इधर की साइड लग रही थी और इसको कम करा है -2 वाले ने। तो डायरेक्शन तो इस साइड होगी हमारी थोड़ी, और जो फोर्स होगी उसका फॉर्मूला होगा F K। Q1 कितना है हमारे पास? Q1 यहाँ पे 3 कूलम था, Q2 हमारे पास था 3, लेकिन इस 3 को ना लिखते हुए हम -2 से इसको माइनस करेंगे तो 1 भी लिख देंगे, बाकी r² आ जाएगा। दिस इज योर फॉर्मूला। ऐसे करके आप छोटे मोटे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रदीप का था। प्रदीप जिसको नहीं पता, बहुत तगड़ी बुक है जिसके अंदर छोटे मोटे और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सारे दे रखे हैं। बाकी इस फॉर्मूले को आप पूरा रिवाइज करें। आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्मूला है ना K Q1 Q2/r², क्या बोलते हैं इसे? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर K जो है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू है। और अगर आप इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे 10
10.5 इंटू 10 टू द पावर 12। अगर आप ये वैल्यू डालते हो, पाई की वैल्यू डालते हो और 4 की वैल्यू डालते हो, तो आपके पास ये आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फॉर फ्री स्पेस। मैंने क्या बोला? फॉर फ्री स्पेस। अगर आप ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलती है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, और ये मीडियम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप मीडियम बदलोगे ये भी चेंज होती जाएगी। चलो भाई, अब इतना ज्यादा हमने पढ़ दिया, अब हम एक और चीज की तरफ पढ़ते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो तो इसके अंदर लिखा है वेक्टर। वेक्टर क्या लिख रहा हूं मैं अभी, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है दोस्तों। वेक्टर लॉ ऑफ सुपर पोजिशन। अगर ये लिख लिया है कोई बात नहीं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये बस हमें इतना से छोटी सी बात बता दे कि अगर हमारे पास कोई दो फोर्सेस लग रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करके बताया था। लाइट को क्या हो रहा है? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था कि अगर किसी चार्ज पे कोई फोर्स लग रही है, दो फोर्स, तो जो उस पे नेट फोर्स होगी वो उसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर का। यानी वेक्टर सब, अगर ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, जो कि दोनों फोर्स है, तो जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा F रिजल्टेंट, वो ही हमारी यहाँ पे नेट फोर्स मानी जाएगी। बस इतना ही कहते हैं, इससे ज्यादा जानोगे, इससे ज्यादा जानने को मैं यहाँ पे हजारों चीज बता दूं, मगर मैं एकदम सिंपल करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप भूलो ना। क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स जाओगे, देखो हमें बस पेपर निकालना है, हमारा मकसद और कुछ नहीं है, पेपर निकालना है, और जितना पेपर में आता है मैं उतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पे अब एक अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग लगाओ सब, हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है पहले समझेंगे सारे लोग। अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो ये अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है, यानी अपने आप को यहाँ से अट्रैक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा पॉजिटिव चार्ज रख दूं, जिसको हम Q0 लेते हैं, इसे हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ये इतना छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल है। किसका मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मास कुछ है ही नहीं, और चार्ज बहुत छोटा। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूं, टेस्ट चार्ज का मतलब है कि इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इससे, लेकिन इस टेस्ट चार्ज हिल डुल सकता है, लेकिन ये नहीं हिलेगा। समझ रहे हो? टेस्ट चार्ज इफेक्टिव है, इसलिए इफेक्ट पड़ेगा इसका, मगर इसके ऊपर टेस्ट चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बड़े वाले पे। इसलिए हम छोटू सा चार्ज ले रहे हैं, एकदम बहुत छोटू सा, और इस छोटू से चार्ज को मैं इसके पास ला रहा हूं, तो मैं ये महसूस करूंगा कि ये इसे रिपेल कर रहा है। क्यों रिपेल कर रहा है? सर फोर्स लग रही है, सर यहाँ पे फोर्स लग रही है। अरे वो फोर्स में डिफाइन कैसे करूंगा? करने के लिए एक चीज बनाई है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमने डिसाइड करा कि एक क्षेत्र बोल रहा हूं, एक एरिया मान लो जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी। ये मेरे पास जो चार्ज है, तो अपने आसपास ही एक ऐसी फील्ड बना लेगा जहां पे इसका मतलब इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अपना हाथ रख दूं तो मेरे को कुछ महसूस होगा। क्यों महसूस होगा? क्योंकि अपने पास एक फील्ड बना रहा है। कैसी फील्ड बना रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। जैसे कि अब साइंटिस्ट ने बोला भाई इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आखिर लोगों को कैसे बताएंगे कि यहाँ पे फील्ड है, डायग्राम में कैसे बताएंगे, क्योंकि उनको तो सारा पेपर वर्क चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन्होंने एक एरो के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करा। उन्होंने कुछ एरोस बना दिए ऐसे करके। ये एरो हमें ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जा रही है। ये एरो की जो डायरेक्शन है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और जो नंबर ऑफ लाइंस है, जहां पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा, वो हमें ये पता लगाएंगे कि वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा है जहां पे नंबर ऑफ, और ये जो एरो है, ये हमें डायरेक्शन का बताएंगे, डायरेक्शन। तो इससे हमें पता लगेगा कि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में से निकलती है। पॉजिटिव में से, मैं इसको दोबारा मिटाता हूं, आपको ये समझ तो आ गया ना कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज रखा है तो वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज में से निकलेगी, एंड एट नेगेटिव चार्ज, यानी ये हमेशा पॉजिटिव में से निकलेगी। अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव है और अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव बना दूं तो ये पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही है। सर ये टेढ़ा क्यों बना रहे हो? सर ये टेढ़ा क्यों बना रहे हो? मेरे को समझ नहीं आया। बेटा सुनो, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है और उसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो वो कंडक्टर की हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी, हमेशा परपेंडिकुलर। ये हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। ठीक है, समझ आया? यानी अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जा रही होगी। सॉरी, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर आ रही होगी। ठीक है, क्या सब गलती पकड़े? क्या जो मैंने अभी हरकत करी इसे सबको याद रहेगा ना? हाँ। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर हमेशा जाएगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है हमारे पास, इसका फॉर्मूला। अब मैं पता कैसे लगाऊंगा कि यहाँ पे है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस टेस्ट चार्ज पे मेरे को कितनी फोर्स लग रही होगी, उसका फॉर्मूला आता है क्यू ई। यहाँ पे ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू है मेरे पास यहाँ पे चार्ज, चार्ज, एफ है मेरे पास फोर्स। यानी इस क्यू नॉट चार्ज पे इसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही होगी, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी मैं पूरा समझाता हूं, थोड़ी जगह बना ले। यानी कितनी फोर्स से पता लग रहा है कि हमारे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंटेंसिटी होगी। मान लो मैंने आपको एक चार्ज दे दिया और मैं पूछ रहा हूं भैया मेरे को बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे? ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही होगी वो फोर्स होगी क्यू ई। ठीक है, सबको समझ आया? ये अपने पास से एक पॉजिटिव चार्ज निकालना है यहाँ से। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? क्यों निकाल रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आके बैठा हुआ है क्यू नॉट चार्ज। अब इस क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लग रही है? क्यू नॉट, एफ क्यू नॉट कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस पे कितनी फोर्स लग रही है वो नीचे आ गई, और इस चार्ज यानी क्यू नॉट डिवाइड बाय एफ हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहां पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें मान लो बड़ा क्यू चार्ज है। अब यहां पे मैं एफ की वैल्यू डालूंगा, ई इज इक्वल टू क्यू नॉट के बड़ा क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है। एफ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अच्छा अच्छा, यहाँ हम देखो यहाँ गलती कर दी, यहाँ मेरे को इसके नीचे, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। कमेंट पे मत पहुंच जाना भाई, कमेंट पे मत पहुंच, कमेंट पे नहीं पहुंचेगा कोई, कमेंट पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये इसके नीचे आएगा तो एफ ऊपर आएगा, एफ ऊपर आया क्यों नीचे आया, एफ ऊपर आया क्यों नीचे आया, एफ ऊपर आया क्यों नीचे आया। तो मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू जब डालूंगा तो एफ का बीच से आया था फॉर्मूला कूलम्स लॉ, याद आया, के बड़ा क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट नीचे ही था, क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको घोट के पी जाओ कहीं पे भी, मुझे नहीं पता कैसे याद करो, बस याद करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो समझ लिया। यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आया समझा। यहाँ पे जो फोर्स है उसका फॉर्मूला ये है कि इतनी कितनी फोर्स लगेगी, हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारे पास, यानी कितने फोर्स पर यूनिट चार्ज, कितने यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कुछ समझ नहीं आया, जिन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया वो प्लीज इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये फॉर्मूला सबसे बेटर है। अब हमें ये पता चल गया कि हम किसी भी चार्ज की वजह से कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बस मेरे को एक चीज चाहिए, बस मेरे को दो चीज चाहिए, चार्ज और जहां पे निकालना है वहां का डिस्टेंस। मैं वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ तुरंत। आओ निकाल के देखते हैं एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है हमारे पास वो होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम हमारे पास ये होगी। और इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख लीजिए आप, वेक्टर फॉर्म कॉपी में लिख लीजिए सब भाई। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर के क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ बस एक आर यूनिट एक आर का जो वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए नीचे डिवाइड में एक आर वेक्टर और ऐड हो जाता है, जिससे क्यूब आ जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जहाँ पे ये है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, अगर नेगेटिव होगी तो उसके उल्टे हो जाएगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी। क्यों होगी? क्योंकि पॉजिटिव में से ओरिजिनेट होती है, और अगर यहाँ पे एक नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में एंड होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ माइनस के लिए, तो माइनस के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर वेक्टर के उल्टे हो जाएगी। समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, ये इतना जरूरी भी नहीं था। हाँ, यहाँ पे आप कुछ बातें लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कॉपी में लिखेंगे सभी आप बातें। ओरिजिनेट वाला लिख दिया था, ओरिजिनेट वाला लिख दिया था, उसके आगे से लिखना दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। पहला, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, यानी ये कभी भी स्पेस में खत्म नहीं होगी। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगी, कहां तक अपना वो जो मैं करंट लग रहा था मेरे को जहां पे मतलब ये फील्ड बनाएगा अपने आसपास, हो भाई अपने पास की चीजों को हिला देगा इन्फिनिटी तक। अगर स्पेस में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, कोई रुकावट नहीं आ रही है तो इन्फिनिटी तक जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन क्या सही में इन्फिनिटी तक जाएगी? देखो एक बार फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रख दूं क्या तो क्या जीरो हो जाएगी,
तो क्या जीरो हो जाएगी। अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रख दूं क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, यानी ये जीरो इन्फिनिटी पे जाके हो रही है। यानी अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ी नंबर भी डाल दूं तो वहां पे बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बट होगी। क्या बात समझ आई? ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया भाई साहब, मक्खन 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 इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आ गया नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी जितनी ज्यादा हमारे पास जहां पे नंबर ऑफ लाइंस एक साथ खींची होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और जो एरो है वो बताएगा कि किस तरफ जा रही है। फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी मेटल के सरफेस से ये एकदम हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। अच्छा, ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हमेशा, अभी वही बताएंगे, बट पहले ये देख लो, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी ये कभी भी अगर मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रही है, भैया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, भैया यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो भैया नहीं, ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड गलत हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ऐसे एक दूसरे को काट नहीं सकती, वो मुड़ जाएंगी, वो हमेशा मुड़ जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे है तो अगर इसमें से ऐसे निकल रही है तो ये ऐसे मुड़ जाएंगी आपस में, मगर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो क्या सर पेपर में ये लिख रहा है, सर पेपर में ये लिख रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को काट नहीं सकती इसलिए मुड़ जाए, नहीं, स्कूल वाली मैडम नंबर काट देगी। आपको पेपर में लिख के आना है कि यहाँ पे जो अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, मान लीजिए यहाँ पे एक कर्व जा रहा है, ऐसे करके कर्व जा रहा है, और यहाँ पे एक कर्व जा रहा है, मान लो काट दी, मान लो काट दी, काट तो तुम्हारा यही थी बेटा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काट गई, और यहाँ पे मैं इसकी टेंजेंट बनाऊं, डायरेक्शन के लिए टेंजेंट बनाते हैं। अगर मेरे पास एक कर्व है, अभी किस कर्व किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको जानने के लिए मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट बना दूंगा, तो बोलूंगा इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन इस तरफ थी, इस तरफ, इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी। तो ऐसा करके हम डायरेक्शन निकालते हैं कर्व की मदद से। अगर मैं कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो इस पॉइंट पे इस वाली लाइन की डायरेक्शन इधर थी, और इसी पॉइंट पे इस एक और फील्ड निकल लिया। अरे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो गई, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन तो होगी। इस वजह से हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी अगर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगी, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे बहुत बड़ा चार्ज रखा हुआ है, ले ओ बेटे की जान, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा, सर बहुत बड़ा तो मेरा दिल भी था लेकिन उसने तोड़ दिया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। यहां पे एक मैंने रखी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसमें से निकल रही होगी भाई, इस बड़े वाले में से निकल रही है। अब यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर से नहीं जाएगी, ना ना ना, ये इससे रिपेल हो जाएगी ऐसे करके। सर क्यों होगी, क्योंकि बेटा ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी से रिपेल करेगी, तो पॉजिटिव से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भाग जाती है। समझ आया, समझ आया। वहीं पे अगर नेगेटिव रखा होगा तो वो इसके अंदर जाएगी, तो वो इसके अंदर से होकर जाएगी, समझे, वो इसके अंदर एंड हो जाएगी, सॉरी इसके अंदर एंड हो जाएगी, और जो इसके आसपास वाली होगी वो उससे चिपक जाएगी, वो ऐसे जा रही होगी लेकिन चिपक के जाएगी। समझे, समझ आया, ओके। सर ये भी समझ आ गया कि पॉजिटिव से जो है रिपेल हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव से जो है वो उसके अंदर अट्रैक्ट होती है। सर अट्रैक्शन तो उसके भी, अट्रैक्शन तो मेरे लिए भी थी, मगर सर अट्रैक्शन नहीं हो पाई, कोई बात नहीं बेटा। अब मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर, कंडक्टर कैसे, जैसे आयरन, ठीक है, कॉपर, ठीक है, या कोई भी अदर मेटल ले लो, और मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने से रख दिया। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहे हो आप, ऐसे ऐसे भाई बना ली, मशीन है हमारे पास। अब बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, आपको पता है बड़ी बड़ी मशीनें आती है जिसके अंदर हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर, और ये कंडक्टर के अंदर से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा हूं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इस बात का ध्यान रखना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है हमेशा, ये ऊपर से होकर सरफेस से होकर चली जाती है, ठीक है, ये भी लिख लो, कंडक्टर के अंदर जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, आई गेस 12वां ये मैंने आपको 2 और बताया, इनसाइड कंडक्टर इक्वल टू जीरो। छोटा छोटा लिखाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं कराएंगे, नोट्स तुम्हारे बड़े नहीं बनने चाहिए भाई, बड़े नोट्स आते तो पढ़ा नहीं जाता। ठीक है ठीक है, इतना हो गया। अब ये चैप्टर, अब एक ऐसी बात आ रही है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग सो रहे थे कृपया करके जाग जाए, क्योंकि भाई इतनी तगड़ी चीज आने वाली है, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक सवाल पक्का मेरी तरफ से लिख के ले लो कहीं पे भी, IIT JEE नीट किसी में भी, इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आगे चैप्टर में भी आने वाला है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, हमने चार्ज समझ लिया, चार्ज अगर मैं दो चार्जेस अपोजिट चार्जेस, क्या बोला अपोजिट चार्जेस, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन लिखो। जो भी कहता है ना, अरे सर डेफिनेशन से क्या होता है सर, आजकल नया जमाना है, हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट तुम्हारा एक बार में उड़ जाएगा अगर तुम्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती या तुम्हें किसी भी चीज़ को डिफाइन करना नहीं आता। बिकॉज डिफाइन, अभी तुम किस चीज़ को बाहर जाकर डिफाइन कर रहे हो, तुम किसी बड़ी पोस्ट में लग गए, तुम कैसे डिफाइन करोगे भाई, अरे सर डिफाइन तो आता नहीं बेटा, वहीं तुम्हारी सारे ऐसे तैसे हो जाएगी। तुम्हें किसी चीज़ को डिफाइन ही नहीं करना आ रहा तो तुम अपने आप को भी कैसे करोगे, तो इसलिए मतलब इतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन इज जरूरी यार,
फिल्म में देख के इतना मत हो। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मैं किसी भी दो अपोजिट चार्जेस को इक्वल एंड अपोजिट एक किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर दूं, मान लीजिए r डिस्टेंस से सेपरेट कर देता हूं, तो ये हमारा डायपोल कहलाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आया। अब यहां पे डायपोल नोट करें, इसे नोट कर लिया। अब मेरे पास यहां पे क्वांटिटी आती है डायपोल मोमेंट, चार्ज इनटू 2l। सर 2l क्यों ले रहे हो? मान लो इतना डिस्टेंस l है और इतना डिस्टेंस l है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहां पे हम इसको l ले ले रहे हैं कि हाफ लेंथ इसकी l है और हाफ लेंथ इसकी l है। और यहां पे मैंने इसका यहां पे टोटल डिस्टेंस लिखा है जो कि 2l है, और ये चार्ज जो है मैंने क्या बोला, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो इन दोनों का चार्ज क्या होगा, इक्वल। तो यहां पे मैंने इनका q ले लिया, क्योंकि ये भी q है और ये भी q है, ये माइनस का q है, ये प्लस का q है, और इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया, और ये हमारा आगे डायपोल मूवमेंट। क्या है डायपोल मूवमेंट? सवाल में पूछेगा डायपोल मूवमेंट पूछ करके बताओ, तो ऐसे करके आपको बता देना होगा डायपोल मूवमेंट। ठीक है, डायपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम पर मीटर। ठीक है, कूलाम ये हो गया चार्ज और मीटर ये लेंथ। अब एक बहुत, इसको नोट करें, अब एक बहुत खतरनाक सी डेरिवेशन आने वाली है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा मिटा देते हैं। हाँ, ये खतरनाक सी डेरिवेशन है। देखो, मेरे को डेरिवेशन वगैरह पसंद तो नहीं है, बट इलेक्ट्रिक, इसको ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसके दो पार्ट्स हैं, पहले बता रहा हूं। इतना लिखेंगे, इतना लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे एट एक्सियल। एलएम एक्सियल पे निकालेंगे। एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस पे, यानी एक ही एक्सिस पे। मेरे पास यहां पे एक डायपोल है, प्लस माइनस। ठीक है, डायपोल है, डायपोल इज टू चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल, टू सेम चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस जो इनके बीच का होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा। H2 का मॉलिक्यूल देखा है, O H, ये जो इतना छोटा होता है ना एटम्स का मॉलिक्यूल, उतना हो तब यहाँ पे डायपोल वगैरह कंसीडर होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया इसको Q1, इसको मैंने ले लिया Q2, और इनके बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया L और L। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया इसके एक्सियल पे। एक्सियल पे मतलब एक्सिस पे, क्या बोला, एक्सिस पे। एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो निकालेंगे। सवाल सर हम पढ़ क्यों रहे हैं डेरिवेशन? बेटा तुम्हारी डेरिवेशन एक तो इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात सवाल आ जाएगा कि अगर एक ऐसा डायपोल रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अगर ये डायपोल रखा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कैसे बताएंगे सर, एक्सियल ही तो है ये। मतलब यहाँ पे पूछेंगे एक्सियल पे कितनी है, तो वो फॉर्मूला जो एंड में डेरिवेशन में आएगा वही आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बस सवाल खत्म, कुछ नहीं है फिजिक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसकी वजह से होगी सर, नेगेटिव है। नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर लेता है, और पॉजिटिव क्या देता है, बाहर फेंकता है। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे हमारे पास हो गया E1, सॉरी इसकी वजह से E2 है और इसकी वजह से E1 है। क्या समझे, क्या समझ आया? इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होगी। इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये ऐसे ऐसे कट रही है। क्या सर इसकी वजह से ज्यादा होगी? सर क्या इसकी वजह से कम होगी? क्यों होगी? क्योंकि इक्वल अपोजिट चार्ज है, डिस्टेंस पे कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहता है कि Q/r²। क्या सर Q सेम है? Q सेम है, Q को हटा दो। क्या ये R के प्रोपोर्शनल हो गई? क्या ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई? समझ रहे हो? यानी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कम, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। समझ आ गया होगा फॉर्मूले से भी, हर एक चीज बता रहा हूं बेटा तुम लोगों को। और यहां से जो सेंटर है, इस सेंटर से जो कि L डिस्टेंस और L डिस्टेंस का सेंटर है, इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस मैं लेता हूं x। तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी E2 माइनस E1। सर E2 माइनस E1 क्यों कर रहे हो? E1 माइनस E2 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, अभी मैंने आपको बता दिया क्यों। तो इसका फॉर्मूला है KQ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r²। सर r² डिस्टेंस कौन सा लूं सर? L प्लस x, L प्लस x, L प्लस x, L प्लस x किसके लिए? इसके लिए L प्लस x, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सॉरी L माइनस x होगा, कुछ गलती कर ले। ठीक है, L प्लस x 2 के लिए ले लिया, माइनस KQ/L माइनस x, इसके लिए ले लिया L माइनस x, x माइनस L होगा ना? वेट अ सेकेंड, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो दिक्कत हो रही है बेटा। नहीं, ये तो सही लिखा था x प्लस L, और ये लिखा है x माइनस L। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। x माइनस L कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला लो भाई, x माइनस L। ये डिस्टेंस यहाँ पे रख दिया। KQ हमारा कॉमन आ गया, KQ कॉमन आ गया बाहर, 1/x प्लस L माइनस x माइनस L। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास आएगा तो ये बन जाएगा x माइनस L माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, करके दिखा दूंगा यार मैं आपको। x प्लस L, x माइनस L, क्या है फॉर्मूला बन रहा है नीचे? a प्लस बी, a माइनस बी। यस,
एक्स माइनस एल, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस एल, और ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या सबको समझ आ रहा है? क्या सबको समझ आ रहा है? के क्यू हमारा कॉमन था, के क्यू और के क्यू, तो के क्यू आ गया, के क्यू हमारे पास आ गया, ये एक्स एक्स गया 4L बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स कहाँ रह गया? गलती कहाँ हो रही है? 2 मिनट। के क्यू 2L2 डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था Q इंटू 2L 2KP। यस, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, 4L आ गया, 4L की जगह मैंने यहाँ पे इस 2 को बाहर ले लिया और एक 2 अंदर ले लिया, एक 2 अंदर एक 2 बाहर, जो 2 आ गया ये डायपोल मोमेंट हो गया। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था 2QL, तो इस 2QL की जगह मैंने यहाँ पे P लिख दिया। P क्या हमारा यहाँ पे डायपोल मोमेंट, बाकी यहाँ पे नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको नोट करें, जल्दी नोट करो, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अब ये जो हमने डेरिवेशन निकाली इसके भी कुछ पॉइंट है बाबू। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है ई नेट का, ये हमारे पास आया 2KP बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इसके अंदर एल की जगह बहुत छोटी वैल्यू डालूं कि एक्स में पता ही ना चले, यानी फॉर स्मॉल डाइपोल, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है फॉर स्मॉल डाइपोल, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है 2KP बाय एक्स क्यूब, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं ई नेट। और मेरी बात मानो, ये फॉर्मूला तो फालतू का बताया मैंने तुम्हें, ये डेरिवेशन के अलावा और कहीं काम नहीं आएगा। काम आएगा डेरिवेशन में, फोर डेरिवेशन लिख लेना और इसको लर्न करना है, लर्न। ये फॉर्मूला भाई काम आएगा, ये फॉर्मूला हर जगह आता है। 4x वेरी वेरी स्मॉल फॉर दिस। तेरी बातें और यहीं पे एक देखो डेरिवेशन है, डेरिवेशन देखो कर लेना। और लेकिन फोर न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास बता रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 हटा दो तो ये मान लो ये डाइपोल है प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो इसका इक्विटोरियल पॉइंट होता है, इक्विटोरियल पॉइंट जो होता है उसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट निकालना है। मानो यहाँ पे बोल दिया तुम्हें कि भैया यहाँ पे निकाल के दिखाओ, इसके बीचों बीच से यहाँ ऊपर, इसे बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट। स्पेलिंग मिस्टेक होगी जाने दो, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है KP बाय आर क्यूब। यहाँ पे 2 हट जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है, क्या 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 क्या, यहाँ पे 2 हट जाता है और यहाँ पे 2 आता है। ये किसके लिए था? ये था प्लस माइनस। अगर यहाँ निकालने के लिए बोले, इसे क्या बोलते हैं? एक्सियल। अगर एक्सियल पे निकालने को बोले तो ये वाला फॉर्मूला, अगर इक्विटोरियल पे निकालने को बोलेंगे तो 2 हटा दोगे, सेम फॉर्मूला है। ये दोनों, ये भी आपको याद करना है, इसको भी नोट करो। PE साइन थीटा। अब यहां तक किताब को मजा नहीं आया। किताब ने बोला भैया क्या करें, अभी बच्चों में अभी और खुजली करनी है, हमें कुछ ऐसे बताओ कि मतलब और भी तगड़ी चीज कर सके। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो एक ऐसी चीज बनाओ, आपने जो अभी डाइपोल बताया, इस डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में अभी भी उन्हें मजा नहीं आया। उन्होंने बोला अभी तो बच्चे ने साइंस लिया, ऐसे थोड़ा लिया, इसको टेढ़ा करके रख दो, इस डाइपोल को टेढ़ा करके रख दो। अगर टेढ़ा करके रख दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है? रिपेल। यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज में से तो निकलती है और नेगेटिव पे एंड होती है, तो ये जो नेगेटिव है इससे रिपेल होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये कुछ घूम के ऐसा होना चाह रहा होगा, समझ रहे हो? या तो ये ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा, मगर ये अनस्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। हाँ आ रहा हूं। तो इसमें जो टॉर्क लगता है, टॉर्क टाउ से बनाते हैं, इसे टाउ बोलते हैं। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क ऑन डाइपोल। डायरेक्ट सवाल आएगा, टॉर्क बताओ, आपको डाइपोल मूवमेंट दे दिया जाएगा, ये डाइपोल मूवमेंट नहीं दिया जाएगा तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बताया मैंने, Q इंटू 2L। क्या होता है? Q इंटू 2L। आपको चार्ज दे देगा, इनके बीच का डिस्टेंस दे देगा, पूछेगा टॉर्क बताओ, तो आपको ये डाइपोल मूवमेंट निकालेगा, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्ट दे देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये
इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट रखा हुआ है। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो थीटा बन रहा है वो होगा। सर हमें कैसे पता लगेगा कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, हो सकता है थीटा ये वाला भी हो सकता है, कौन सा ले कौन सा ले। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसकी उल्टी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां से होती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। आ रहा हूं 2 मिनट, ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ में आया, नोट करो। रहा है भाई बहुत तगड़ा टॉपिक, गॉस लॉ। गॉस लॉ माँ कसम बहुत बहुत तगड़ा टॉपिक है गॉस लॉ। अब यहाँ पे हम जानेंगे एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ को जानने से पहले आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भैया बता दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मेरे साथ लिखेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइन। क्या हमने अभी फील्ड लाइन के बारे में जाना था, हाँ पॉजिटिव में से निकलती है, नेगेटिव में एंड होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू प्लेन। यानी अगर किसी भी 3D या फिर किसी भी 2D ऑब्जेक्ट में से अगर मैं यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से जा रही है। मत मानो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मैंने बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसके अंदर से, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या फ्लक्स हम फाई से दिखाते हैं, हाँ फ्लक्स किससे दिखाते हैं हम फाई से। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू एरिया वेक्टर। या और ई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है एरिया। एरिया किसका, इसका, ये जो शीट है इस शीट का जितना भी एरिया होगा और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होगा हमारे पास, फ्लक्स, इसे बोलते हैं फ्लक्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास एरिया। क्या सबको समझ आया फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इसको कितनी चीरती हुई जाएगी। अगर मेरे पास एक किताब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या अगर मैं इसको ऐसे मारूं तो क्या चिरेगी, हाँ चिरेगी, हाँ। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा। अगर मैं इसको पूरा खोल के लिखूं वो तो वेक्टर फॉर्म है, लेकिन अरे फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, बता दूं अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ये हमेशा याद रखना, कहीं लिख लो अगर दो क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में है उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा सबको, 11th में पढ़ के आए हो। अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है और फ्लक्स एक स्केलर है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में इनका मैग्नीट्यूड लिखूं, वेक्टर फॉर्म में ना लिखूं तो यहाँ पे मेरे को कॉस थीटा लगाना पड़ेगा, सबको पता है डॉट प्रोडक्ट और फ्लक्स कॉस थीटा। सर ये कॉस थीटा क्या है, मान लो हमें क्वेश्चन में आ गया एंगल भी पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, एरिया वेक्टर दे दिया, उसके बीच का एंगल दे दिया, तो एंगल कौन सा लेना है हमें, तो एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और प्लेट ऐसे रखी हुई है, फ्लक्स कितना है, तो एक याद रखना अगर मेरे पास एक 2D शीट है तो इसका एक वेक्टर इधर होता है और एक इसका वेक्टर इधर होता है, पीछे एक इस तरह। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो कितना इसे चीर रहा है वो एंगल बताएगा। अगर ये एरिया वेक्टर मान लो इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसी है और एरिया वेक्टर तो इसका इधर हो गया ना, तो ये और ये जो एंगल बनेगा इनके बीच में, ई और ए के बीच में जो भी कॉस थीटा बनेगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में, ताकि अगर इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, देखो अब कम जा रही है, देखो अब बिल्कुल नहीं जा रही, मेरे इस साइड से देखो, अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो पूरी ऐसे चीर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चीर रही है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब नहीं चीर रही, क्यों, क्योंकि कॉस कितना हो गया सर, कॉस 90 हो गया। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लेन वेक्टर पता है ना सबको, अगर एरिया वेक्टर में बोल रहा हूँ तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसके ये एरिया है और इसके ऐसे होगा। क्या अब इसको कोई भी कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, कॉस कितना हो गया 90, कॉस 90 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है 0। सबको समझ आया। अब यहीं पे एक और चीज आती है हमारा गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो गया कि कितनी लाइन चीर रही है, यहीं पे हमारा एक गॉस लॉ आ जाता है। गॉस लॉ ये कह रहा है कि फ्लक्स एक क्लोज्ड में, एक क्लोज सरफेस में फ्लक्स जो होगा वो होगा क्यू नेट इनसाइड बटे में एप्सिलॉन नॉट।
इसको कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बात यही है, मगर एक क्लोज होना चाहिए कोई भी सरफेस, और उसके अंदर जितना भी चार्ज है वो ही मान्य रखेगा। अगर मेरे पास एक मतलब स्फीयर है, समझ लो स्फीयर है, और इसके अंदर एक क्यू नॉट चार्ज है, तो ये जो क्यू नॉट जितनी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा तो कुछ फ्लक्स बन रहा होगा भाई, कुछ फ्लक्स बन रहा होगा। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो ये अपने अंदर से कुछ फील्ड निकाल रहा होगा, और जितनी भी फील्ड निकल रही होगी और जितनी भी फील्ड यहां से निकल रही होगी वो होगी यहां पे हमारा फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा? क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स होगा जो भी इसका चार्ज है, मान लो 1 कूलम है, 2 कूलम है, 3 कूलम है, 4 कूलम है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तुम्हारा फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। इससे आसान तरीका नहीं है। इसने बोला अरे मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई, कितना कमाल का है। सोचो कहाँ एक चार्ज होता है, इसके में फ्लक्स निकालते, पहले एरिया निकालो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कॉस थीटा। अरे हम तो पागल हो जाते इससे निकालते निकालते। यहाँ पे एक गॉस साइंटिस्ट है, इन्होंने एकदम शॉर्टकट तरीका दिया, और इससे क्या क्या कितने कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं ना भाई, इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं गॉस लॉ से। आओ मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराता हूँ कुछ तो। और गॉस लॉ से क्वेश्चन तो आता है भाई, गॉस लॉ से इवन मेरे पेपर में भी आया था। मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, मेरे पास एक क्या है? क्यूबॉइड, और इसके बीच में रखा है क्यू नॉट। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये वाला सरफेस जो है, इसको मैं ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, मेरी ज्योमेट्री बहुत गंदी है, कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं वैसे। और यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि इसको एक साइड से, ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है, इस क्यूब में से इसकी ये वाली साइड से फ्लक्स कितना है मेरे को बता दो। फ्लक्स कितना है मेरे को बता दो, एक बार ट्राई करें सब। गॉस लॉ ही लगेगा इसमें। आपने जो कॉपी में अपने फॉर्मूलाज लगे हैं उस फॉर्मूला को रिवाइज करें, और फॉर्मूला को देखें और देखें कि क्या ये लग सकता है, क्या उससे कुछ बन रहा है। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है क्लोज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, छोटा क्यू लगाओ क्योंकि चार्ज के लिए छोटा इस्तेमाल होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे मेरे पास क्या क्यू नॉट है? हाँ, क्या एप्सिलॉन नॉट है? हाँ। अब यहाँ पे आपको अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा। देखो फिजिक्स क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसमें रट्टा नहीं लगाना होता आर्ट्स की तरह, इसके अंदर आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। क्या क्यूबॉइड्स की मेरे पास 6 साइड है, 1 2 3, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो? क्या इमेजिन कर पा रहे हो? अगर मेरे पास एक क्यूब है, उसके पास मेरे पास 4 मेरे पास वो है साइड, 6 मेरे पास साइड्स हैं, तो क्या मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं? अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो हर इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एकदम सेंटर में रखा हुआ है चार्ज। सॉरी मैं बताना भूल गया, कमेंट मत करना बेटा, बहाने मार रहे हो ये सब। ये एकदम सेंटर में रखा हुआ है, सेंटर सेंटर, ठीक है, सेंटर में रखा है, तो सारे प्लेन के लिए इक्वल होगा, इक्वल इक्वल फॉर ऑल साइड, ऑल साइड के लिए इक्वल होगा। अगर सारी साइड के लिए इक्वल है तो क्या 6 से डिवाइड करने पे हर एक के लिए निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा 4 ईच वन के लिए निकल आ जाएगा, 4 ईच वन, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सर क्या इसके अंदर वैल्यू पुट नहीं करनी थी? हमें तो लगा वैल्यू भी पुट करनी है। भाई मैं बड़ा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी भाई नया नया चैनल है बहुत। डेरिवेशन के स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ मैं ऐसी तगड़ी वीडियो में। आपको और क्या चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।